आज के बाजार में सबसे अहम है डॉलर में जो रिकवरी आई है, उसी की वजह से अब पूरे कमोडिटी बाजार का जो रुख है वो कुछ बदल गया है। कच्चे तेल की तेजी पर ब्रेक लग चुका है, अब इसमें गिरावट शुरू हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड का दाम करीब 1% नीचे आ गया है। ब्रेंट का दाम $52 के नीचे आ चुका है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने पर भी दबाव शुरू हो चुका है। इसका असर आप घरेलू बाजार पर भी देख रहे हैं और एमसीएक्स पर अब सोना और क्रूड दोनों दबाव में कारोबार कर रहे हैं। डॉलर में निचले स्तर से अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है और इसी की वजह से आप पूरे कमोडिटी बाजार में असर देख रहे हैं। हालांकि भारतीय बाजार में जो सोना है वो अभी हरे निशान में है, करीब 1/4% की तेजी अभी बनी हुई है, लेकिन ऊपरी लेवल से काफी ज्यादा नीचे आया है। हमारे साथ शेर खान के जिगर पंडित और एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। एग्री बाजार पर बात करें इससे पहले आप दोनों की हॉट पिक्स लेना चाहेंगे। अनुज, एग्री कमोडिटीज में आज क्या दे रहे हैं आप हॉट पिक्स? गुड इवनिंग मुग्धा। अगर हम देखें तो हमें लगता है कि स्पाइसेस पैक में टर्मरिक में बाय इनिशिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस करीबन 8,000 का रहेगा, टारगेट करीबन 8,350 8,380 तक देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर ग्वार स्ट्रीट में हमने देखा था, कल काफी अच्छा रनअप देखा था, प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट था। मुझे लगता है कि ग्वार स्ट्रीट के अंदर बाय इनिशिएट की जा सकती है करीबन 3,100 के आसपास। स्टॉप लॉस करीबन 3,000 का रहेगा, टारगेट 3,250। दोनों ही कॉल्स को पोजिशनल के तौर पर भी बाय इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, पोजिशनल कॉल्स हैं ये और बाय इनिशिएट किया जा सकता है। लेकिन जिगर, आप नॉन एग्री कमोडिटीज में कहां पैसे लगाने की सलाह दे रहे हैं? हमारी दो टॉपिक्स आज की रहेगी। एक सिल्वर रहेगी जिसमें हमने बाय रिकमेंड किया हुआ है, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 39,800 और टारगेट रहेगा 40,800 और 41,100। और दूसरी रहेगी क्रूड ऑयल, जिसमें हमें लग रहा है कि इंट्राडे के लिए और थोड़ा सा डाउन आ सकता है, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 3450, टारगेट 3365 और 3332। ऐसे दो टारगेट के साथ इंट्राडे के लिए सेल रिकमेंड कर रहे हैं क्रूड ऑयल में। ओके, तो जिगर, आप कच्चे तेल में अभी गिरावट मान रहे हैं कि थोड़ी और बाकी है, लेकिन अगर आज हम परफॉर्मेंस देखें तो ऊपरी लेवल से काफी तेजी से नीचे आ गया। क्या आगे भी गिरावट है या फिर सिर्फ आज एक करेक्शन देखेंगे? जो पिछले वीक हमने क्रूड में अप मूव देखा था, वो एक तो था कि नाइजीरियन रिफाइनरीज पे जो अटैक हुआ था, इसकी वजह से सप्लाई डिस्ट्रप्शन की एंटिसिपेशन थी। और दूसरा, कल जो इन्वेंट्रीज आई थी वो भी एक्सपेक्टेड से ज़्यादा नेगेटिव आई, इस वजह से प्राइस काफ़ी बढ़ चुका था। बट दूसरी ओर एक पॉजिटिव न्यूज़ ये आई थी कि एक तो रिकाउंट्स बढ़ गई है कंटिन्यूस लास्ट वीक से, और दूसरी ये भी आई है कि लगातार 4 वीक से क्रूड ऑयल का उनका जो यूएस का डेली प्रोडक्शन था वो घटते आ रहा था। बट लास्ट वीक में वो एवरेज डेली 10,000 बैरल्स पर डे से बढ़ा हुआ है। सो ओवरऑल ये एक दोनों नेगेटिव न्यूज़ है क्रूड ऑयल के लिए, जिसकी वजह से प्राइस थोड़ी सी नीचे आई है। और ओवरऑल भी अगर देखेंगे सप्लाई के लिए तो वो फुल सप्लाई तो डेफिनेटली अवेलेबल है। इनफैक्ट अभी रिसेंट डेटा भी बताया, चाइना में भी लास्ट मंथ जो डेटा आया था उसमें भी दिखाया था कि क्रूड ऑयल वहाँ इंपोर्ट कम हुआ है, मेनली बिकॉज वहाँ इतनी ऑलरेडी स्टॉक्स अवेलेबल है कि जहाँ वहाँ जगह नहीं है रखने के लिए। सो ओवरऑल सप्लाई गैप, सप्लाई और डिमांड में काफ़ी गैप है और ऊपर के लेवल पे सब सेलिंग प्रेशर दिख रही है। ओके, जिगर, काफी कुछ डॉलर की चाल से की वजह से आज सोने और चांदी में हमने जो मूव देखा, क्योंकि सोने और चांदी काफी ऑलरेडी तेजी दिखा चुके हैं, इस वक्त आप क्या नजरिया बना रहे हैं? क्या आज जो मूव है वो इंडिकेट करता है थोड़ी और कमजोरी की तरफ, या फिर बाइंग का मौका ढूंढना चाहिए? क्या व्यू है आपका सोने और चांदी पर? लास्ट फ्राइडे को जो यूएस का डेटा आया था, डेफिनेटली नॉन फार्म पेरोल, वो एक काफ़ी नेगेटिव था इकोनॉमी के लिए, और उसी वजह से हमने देखा था कि 25 से $30 बढ़ गया था। और उस वजह से एक एंटिसिपेशन आया कि जो अब रिसेंट मीट एफईडी की फेड की मीट होने वाली है, उसमें भी इंटरेस्ट रेट शायद जून में नहीं बढ़ा के शायद जुलाई में भी जो परसेंटेज था, रिसर्च बता रही है कि 25 से 30% प्रोबेबिलिटी की शायद जुलाई में बढ़ावे। सो ओवरऑल अगर डेटा अगर अभी भी इकोनॉमी के लिए खराब आ रहा है तो जुलाई में भी इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ सकता है, और प्रोबेबली वी में सी मिड अगस्त या सितंबर में जा सकता है। सो उस एंटिसिपेशन में एक डेफिनेटली गोल्ड में बाइंग आएगी। दूसरा, जो कल जो जॉल्ट का GOLT का जो रिपोर्ट आया था वो भी इकोनॉमी के लिए नेगेटिव था। सो ये सब सेंटिमेंट कर रहा है कि
गोल्ड में एक अंडरटोन काफ़ी स्ट्रांग है। इनफैक्ट कल का आप देखोगे जर्मन और यूके के भी जो बॉन्ड यील्ड्स है वो भी काफ़ी नीचे आ गए थे। सो ये सब एंटिसिपेशन में कई क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि अभी भी वर्ल्ड की इकोनॉमी ठीक नहीं कर रही है एंड वोलेटिलिटी अनसर्टेनिटी ज़्यादा है। सो गोल्ड में लॉन्ग टर्म के लिए और भी यहाँ से बुलिश टोन है। अंडरटोन अगर इंट्राडे की बात करो तो इस लेवल पे हम इंट्राडे में बाय रिकमेंड कर रहे हैं, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 29,480, टारगेट 29,800 और 29,950 ऐसे इंट्राडे के टारगेट के लिए बाय रिकमेंड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बेस मेटल्स पर अगर नजर डालें तो वहां पर भी अब भी ज्यादातर बेस मेटल्स हरे निशान में हैं, लेकिन ऊपरी लेवल से वहां पर भी एक डाउन मूव आया है, जहां हमने सुबह लगभग सारे बेस मेटल्स 1% से ज्यादा या फिर ऑलमोस्ट 1% की बढ़त देखी थी। अब आप देख सकते हैं कॉपर मात्र 0.31% ऊपर है, हालांकि निकल में मजबूती बनी हुई है, एल्यूमिनियम भी अपने ऊपरी लेवल से नीचे आया है। तो क्या व्यू है बेस मेटल्स पर? क्या वहां पर भी आपको लगता है इनहेरेंट स्ट्रेंथ दिख रही है, या फिर डॉलर के मूव पर ही आगे सब कुछ डिपेंड करेगा? और डॉलर का मूव भी आप आगे क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं? बेसिकली बेस मेटल की यदि बात करो तो हमने जो 2 दिन से लगातार कॉपर में गिरावट देखी है, वो यही कारण है कि एलएमई में इन्वेंट्री ओवरनाइट 2-3 दिन में काफ़ी बढ़ गई है। उस वजह से एक सेलिंग प्रेशर आया है। और जो हिसाब से हमें पता है कि चाइना इज द बिगेस्ट कंज्यूमर फॉर बेस मेटल, और वहाँ पर अभी भी इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है। सो इस वजह से जो बेस मेटल की कंजम्पशन या डिमांड होनी चाहिए वो डिमांड नहीं हो रही है। सो उस वजह से जो फंडामेंटल्स प्राइसेस को सपोर्ट होने चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, और ऊपर के लेवल पे हम लोग कंटिन्यूस सेलिंग देख रहे हैं। सो बाय एंड लार्ज बेस मेटल में यही स्ट्रेटेजी रहेगी कि सेल ऑन राइज करके चल सकते हैं। तो अगर इंट्राडे की यदि बात करो तो कॉपर में अभी भी इस लेवल पे थोड़ा सा सेलिंग बन रहा है, इस लेवल पे सेल कर सकते हैं, और उसका स्टॉप लॉस रहेगा 308 और टारगेट 300 और 296 ऐसे इंट्राडे के टारगेट के लिए सेल रिकमेंड कर सकते हैं। ओके, अनुज भी है हमारे साथ। अनुज, आपका क्या व्यू है रुपए डॉलर इक्वेशन पर? रुपया काफी कुछ स्ट्रेंथ देख रहा है, लेकिन ऑन द बैक ऑफ इट डॉलर में भी कमजोरी है, तो व्यू क्या है आपका? इस वक्त क्या करना चाहिए? देखिए आज डेफिनेटली देखें तो डॉलर में रिकवरी देखने को मिली है, जिसकी वजह से हमने देखा कि इंडियन रुपीस थोड़ा वीकनेस में हुआ है। हालांकि अगर हम देखें तो ओवरऑल मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और इंडियन रुपीस एप्रिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट मुझे लगता है कि ये जो लेवल्स आए हैं ये ऑन द चार्ट अगर हम देखें तो ओवरसोल्ड कैटेगरी में है। मुझे लगता है कि यहाँ पर आप थोड़ा सी रिकवरी यहाँ देखने को मिल सकते हैं, मीन्स इंडियन रुपीस थोड़ा डेप्रिशिएट हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करना है तो यहाँ से बाय कर सकते हैं। ऊपर हमें लगता है टारगेट करीबन 67.1020 तक देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये सलाह है इस वक्त रुपए पर, लेकिन चलिए अब फोकस करते हैं मंडी की खबरों पर। तमाम कोशिशों के बावजूद चने की कीमतों पर लगाम नहीं लग सक रही है। आज इसकी कीमतें फिर से रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। दिल्ली में चना 6,800 रुपए के स्तर को छू चुका है। इंदौर की बात करें तो यहां पर भी 6,000 रुपए के पार ही कारोबार हुआ, जबकि वायदा में 2% ऊपर कारोबार हो रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि एक्सचेंज ने चना वायदा पर 10% का कैश मार्जिन लगाया है, जो कल से लागू होने वाला है। हमारे साथ अनुज है। अनुज, दूसरी दालों में इतनी ज्यादा तेजी नहीं देखने को मिली जितनी चने के दाम बढ़ रहे हैं। उनकी भी कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन जिस तरह से चने की तेजी देखने को मिली है उतना ज्यादा शायद नहीं। कौन बढ़ा रहा है चने के दाम? देखिए अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो डिमांड फैक्टर है वो यहाँ पर है। हालांकि अगर हम देखें तो बेसन इंडस्ट्री या और जो इंडस्ट्री है वहाँ से थोड़ी डिमांड निकल कर आई है, मगर अगर हम देखें तो यहाँ पर कंपैरेटिवली जो वॉल्यूम्स हैं वो यहाँ पर खत्म होते हुए दिखाई दे। अगर हम फ्यूचर्स मार्केट की बात करें, मगर फिजिकल मार्केट में अभी भी जो डिमांड फैक्टर है वो बढ़ा हुआ है। मीन्स लोग ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले दिनों में प्राइस और बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था इस बार जो क्रॉप था वो थोड़ा कम था। बट अगर हम देखें ओवरऑल तो मुझे लगता है कि अभी भी चने में जो फिजिकल मार्केट के ट्रेडर है वहाँ पर अभी भी उनका तेजी का मन बना हुआ है। मुझे लगता है कि वो और तेजी की तरफ एक बार प्राइस जा सकते हैं, और एक्सपेक्टेड है कि 7,000 के आसपास तक भाव देखने को मिल सकते हैं। मगर मुझे लगता है कि फ्यूचर्स मार्केट में जो मार्जिन बढ़ाया गया है हो सकता है उसकी वजह से आने वाले 1 या 2 दिन में थोड़ी करेक्शन देखने को मिले। मगर ओवरऑल मुझे लगता है कि चने के अंदर बाइंग साइड में करीबन 7,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, लेकिन एक के बाद एक कोशिश हो रही है चने पर काबू पाने के लिए, तो ऐसे में आप क्या सलाह देंगे? क्या इस वक्त चने में ट्रेड लेना चाहिए? अब तो मार्जिन भी कल से काफी ज्यादा बड़ा होगा बाय कॉल पोजीशन पर।
देखिए मुझे लगता है कि वॉल्यूम ऑलरेडी ड्राइड अप हो चुके हैं चने के अंदर, तो मुझे लगता है कि अभी चने से बाहर रहें, क्योंकि बाकी और भी सारी कमोडिटीज़ हैं ट्रेड करने के लिए, जैसे कि जीरा या टर्मरिक है या फिर सोयाबीन आरएम सीड है। मुझे लगता है कि अभी चने में ट्रेड को अवॉइड करें, क्योंकि मार्जिन काफ़ी ज़्यादा हो गया और हो सकता है कि उसकी वजह से मार्जिन कॉल आनी चालू हो। तो मुझे लगता है कि अभी चने में फिलहाल ट्रेड अवॉइड करें। ओके, तो फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। वैसे भी काफ़ी वॉल्यूम्स ड्राई अप होते हुए दिखे हैं। हमने आपको पहले ही बताया था चने के कारोबार में वॉल्यूम्स काफ़ी कम हो गए हैं और अनुज की भी यही सलाह है कि इस वक्त चने में ट्रेड करने से बचना चाहिए। चलिए लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, आगे आपके सवालों के जवाब लेकर आएंगे, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश से रविंद्र लोधा जुड़ रहे हैं। नमस्कार रविंद्र जी, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी रविंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? सवाल पूछिए आप। जी मैम, आ रही है आपकी आवाज। मैम मैंने सोयाबीन खरीदा हुआ 3850 के भाव 18 टन, तो इसके आगे क्या मार्केट रह सकता है? आपने खरीदा है? हाँ जी मैम। ओके, अनुज क्या सलाह देंगे? इन्होंने सोयाबीन बड़ी क्वांटिटी में खरीदा हुआ है, क्या करे ये? देखिए सोयाबीन में अगर देखें तो आज थोड़ा सा रिकवरी हुआ है, हालांकि कल भी प्राइस थोड़े से बड़े थे, मगर ओवरऑल जो ट्रेंड है सोयाबीन का वो डाउन साइड में है। तो मुझे लगता है कि ये जो रिकवरी आई है इसको इनको बनाना चाहिए और मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि भाव करीबन अभी 3860 के आसपास चल रहे हैं। तो अगर भाव एक बार 3890 3900 के आसपास आए तो प्रॉफिट बुक करें। ट्रेंड डाउन है तो मुझे लगता है कि बाइंग साइड की पोजीशन को ज़्यादा देर होल्ड नहीं करना चाहिए, सेल ऑन राइज करके चल सकते हैं। ओके, तो सेल ऑन राइज करके चलिए। थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है, पर अनुज को लगता नहीं ये रिकवरी आगे भी बढ़ती रहेगी। दबाव वापस आ सकता है, सोयाबीन में वीकनेस है, तो आप अपनी पोजीशन से निकलने की कोशिश करिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। भुज गुजरात से शैलेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमस्कार शैलेंद्र जी, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार मैडम जी। हेलो। हाँ जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैडम, मैंने जिंक के 4 लॉट सेल किए हुए हैं जून वायदे वाले 136 रुपए 55 पैसों के। तो अभी मैं आगे क्या कर सकता हूँ? होल्ड करूँ या बेच भी क्या करूँ? जिगर क्या सलाह देंगे? जिंक आज सुबह के कारोबार में काफी तेजी से आगे भागा था, अब थोड़ा सा कम है, 138.3 पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। इन्होंने जून कॉन्ट्रैक्ट 4 लॉट बेचे हैं 136.55 पर। जिंक में थोड़े से फंडामेंटल स्ट्रांग इसलिए क्योंकि मार्च में भी उनका थोड़ा सा डेफिसिट आया था, सो उस वजह से थोड़ा प्राइस मूव डेफिनेटली हुआ है। एंड ओवरऑल अंडरटोन थोड़ा सा स्ट्रांग रहा है, बट जैसे मैंने पहले भी बताया कि ओवरऑल बेस मेटल काउंटर पर से उसमें हायर लेवल पे सेलिंग प्रेशर ही दिख रहा है, क्योंकि जो मेजर कंजम्पशन है चाइना की वो थोड़ी सी कम है। सो प्राइजेस लग रहे हैं कि और नीचे आ सकते हैं। हमने इसमें इंट्राडे लग रहा है कि एक बार प्राइस नीचे आ सकते हैं। उसका स्टॉप लॉस रहेगा 139 और टारगेट उसका 135 और 134 ऐसे टारगेट लिए हैं। सो डेफिनेटली उन्होंने भी सेल किया है, तो मैं रिकमेंड करूँगा 139.5 का स्टॉप लॉस रख के उनका सेल पोजिशन कंटिन्यू रखें। ओके, तो स्टॉप लॉस लगाकर अपनी सेल पोजीशन को आप कंटिन्यू जरूर करके। अगला सवाल लेते हैं। कानपुर से मनोज जुड़ रहे हैं। नमस्कार मनोज जी, पूछिए अपना सवाल। मनोज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, उनका एसएमएस ले लेते हैं जो उन्होंने हमें भेजा था, संपर्क नहीं हो पा रहा उनसे। उन्होंने चीनी खरीदना चाहते हैं, वो करंट लेवल पर यही जानना चाहते हैं। अनुज, क्या सलाह होगी चीनी इन लेवल्स पे खरीदने की, क्योंकि काफी ज्यादा तेजी आ चुकी है? हालांकि आज थोड़ा सा प्रेशर देखा है, लेकिन क्या इन लेवल्स पे खरीदना बनता है?
देखिए शुगर मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे ओवरबॉट कैटेगरी में है, हालांकि अभी भी अपसाइड बाकी है इसमें। करीब भाव जो है करीबन 3655 के अराउंड चल रहे हैं। मुझे लगता है कि 30-40 रुपए की तेजी और देखने को मिल सकती है। तो अगर किसी को शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है तो यहाँ बाय कर सकते हैं और 30 से 40 रुपए तक के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल लेते हैं। ये भी एसएमएस है रायपुर से अभिमन्यु जी का। अभिमन्यु जी ने सोना 2 लॉट जून के खरीदे हैं 29,215 के आसपास। जिगर, क्या सलाह देंगे? इनके लेवल से काफी ऊपर आया है सोना, क्या इनको रोके रहना चाहिए? और डेफिनेटली उनकी पोजीशन अभी आज की तारीख में इन द मनी है, और जैसे हमारा व्यू है कि ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। इसमें कल या परसों वर्ल्ड बैंक ने भी एक एस्टिमेट दिया है कि ओवरऑल वर्ल्ड के इकोनॉमी है वो अप्रोक्सीमेट 2.4% ग्रो करेगी, जो उनका पहला अनुमान था 2.9%। सो ओवरऑल इंडिकेशन तो स्ट्रॉन्ग की तरफ ही है कि वर्ल्ड इकोनॉमी चल नहीं रही है और सोना ऊपर जाएगा। सो एंड सिंस दे वो इन द मनी है, सो उनको अभी भी मैं रिकमेंड करूँगा कि वो अपना बाय रिकमेंड जो लॉन्ग पोजीशन है वो कंटिन्यू रखें। फॉर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म टारगेट एक बार 30,000 तक भी आ सकता है। वरना कंजर्वेटिव स्टाइल साइड उनका स्टॉप लॉस अराउंड 28,850 वो स्टॉप लॉस रख सकते हैं, एंड पोजीशन फिर वो कंटिन्यू रखे, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है वैसे उनका स्टॉप लॉस वो ट्रेल करते रहे, विच इज़ मोर ऑफ अ मनी मैनेजमेंट टूल। ओके, तो फिलहाल आपके लिए सलाह है पोजीशन पर बने रहिए, लेकिन आपने बाइंग प्राइस के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाइए। फिलहाल जो जिगर ने स्टॉप लॉस मेंशन किया है वो 29,480 का है, और आप अपनी पोजीशन में इसके साथ बने रह सकते हैं। चलिए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आगे कुछ और दर्शकों के सवालों के जवाब लेकर आएंगे, बने रहिए हमारे साथ। हम अगला सवाल लेते हैं। भटिंडा से सजन ग्रोवर जी का एसएमएस आया है। उन्होंने चांदी 3 लॉट जून के कॉन्ट्रैक्ट सेल किए हुए हैं 39,500 के भाव पर। उन्होंने कच्चे तेल में भी सेल की पोजीशन बनाई है 3,372 के भाव पर। जिगर, आप इन दोनों पोजीशंस पर क्या सलाह देंगे? चांदी में उनका आउट ऑफ इनफैक्ट दोनों कमोडिटीज़ में उनका आउट ऑफ द मनी का ही ट्रेड अभी तो फिलहाल चल रहा है। चांदी में हमारा अभी भी बाय कॉल चल रहा है, और मैं उनको अभी भी सलाह दूंगा कि एक बार वो उनको स्टॉप लॉस करके एग्जिट करके बाय साइड आ सकते हैं। प्रोबेबली अभी 39,800 वैसे तो बाइंग साइड में हमारा स्टॉप लॉस है, बट अभी फिलहाल भाव चल रहा है वो हिसाब से 40,500 40,600 का एक बार स्टॉप लॉस लेके उनको एग्जिट कर देना चाहिए और बाई साइड में रहना चाहिए फॉर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म। क्रूड की यदि बात करूँ तो क्रूड में ऑल्दो वो आउट ऑफ द मनी है, बट वो अभी भी उनकी सेल पोजीशन कंटिन्यू रख सकते हैं, और उनका स्टॉप लॉस वो 3,400 के आजू बाजू का स्टॉप लॉस रख सकते हैं ऑन अ कंजर्वेटिव साइड, और कंटिन्यू रखें उनका सेल पोजीशन। ओके, अगला सवाल लेते हैं। इलाहाबाद से राकेश जी का एसएमएस है। फ्यूचर ट्रेंड जानना चाहते हैं गेहूं का। अनुज, क्या सलाह होगी इनके लिए? देखिए, वीट के अंदर देखें तो कहीं ना कहीं जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि अभी और तेजी इसमें देखने को मिल सकती है, और एक्सपेक्टेड है कि अगर हम टारगेट को देखें तो करीबन 1730 से लेकर 1750 रुपए तक जून कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बाइंग साइड में ट्रेड लिया जा सकता है। ओके, आप दोनों से इजाजत लेने का वक्त आ चुका है, लेकिन अनुज, जाते जाते आपसे डिस्क्लेमर लेना चाहेंगे। क्या डिस्क्लेमर है आपका आज के लिए? देखिए, जो भी हमने यहाँ पे डिस्कशन करी है उसमें हमारी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, क्लाइंट की पोजीशन इसमें हो सकती है।
ओके जिगर, आपकी तरफ से क्या होगा आज के लिए डिस्क्लेमर? जैसे हमने ये सब डिस्कस किया, इसमें हमारी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट क्लाइंट की पोजीशन हो सकती है उसमें। जिगर और अनुज, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कमोडिटी कॉल में इसी के साथ इतना ही। हमें भी दीजिए यही इजाजत और आप देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।